एनसीईआरटी से ही करो। दिस इज अ पोटेंशियल नीट क्वेश्चन। आप ऐसे याद देख लोगी, एक आर्टिफिशियल वो अलग अलग ग्रुप में रहना चाहिए, मैं और आप सेम ग्रुप में रहना, तो खुद खाने वाला ऑटोट्रॉफ। किसी ने भी बोला ना आज से, तो देख लेना मेरा पूरा निमोनिक हमारे जैसा होगा। हम में क्या होता है, मेल छोटा। दिस इज पलक नारंग स्टडीइंग एमबीबीएस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं प्लांट किंगडम की वन शॉट वीडियो, क्योंकि मेरे को ऐसा, अभी मैं वन शॉट बना रही हूँ और आप लोग वन शॉट देख रहे हो, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग ने पहले जब पढ़ना चाहिए था तब प्लांट किंगडम नहीं पढ़ा, या आपको रिवाइज करना है, या आप भूल चुके हो, या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अभी क्योंकि एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ चुकी है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्लांट किंगडम को पूरा इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ो, तो आई वुड सजेस्ट कि फालतू की चीज़ें कुछ नहीं पढ़नी है, सिर्फ टू द पॉइंट बातें हम लोग करेंगे। इनफैक्ट मैं जो पढ़ाने वाली वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस 99% चांसेस है कि वहीं से ही आएंगे, ठीक है। इनफैक्ट आप इसकी नोट्स तो मत ही बनाओ, मैं तो ना ही बोलती, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। आप एनसीईआरटी खोल के बैठो, और अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं मेरी जो नोट्स जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ उसके नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगी आपको। पर लेकिन हाँ, आप लोग अभी नोट्स मत बनाओ, एनसीईआरटी से ही करो। मैं इनफैक्ट सीरीज़ में ही जा रही हूँ, जैसा वो उसमें लिखा है वैसा वैसा कराने वाली हूँ, टू द पॉइंट बातें करेंगे। तो जो अभी क्लास 11 में है और अभी नया नया पढ़ना चालू किया है, प्लांट किंगडम में से इनिशियल चैप्टर्स में से आता है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि उसका थोड़ा डिटेल्ड वर्जन करो। आपको ये करना है एज अ रिविजन या फिर एज अ, आपकी स्कूल की एग्ज़ाम आ रही है, जो भी हो आपकी मर्ज़ी पर, लेकिन अगर आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना है तो डिटेल पूरी करना, आपके पास बहुत टाइम है। इस वीडियो में दो चीज़ ध्यान रखना है कि मैं एनसीईआरटी के ऊपर कुछ नहीं पढ़ाने वाली। दूसरी चीज़, मैं ट्राई करूँगी कि एनसीईआरटी के जितने भी, क्योंकि प्लांट किंगडम में डर किस बात का है, सबको एग्जाम्पल्स का, इतने सारे अलग अलग नाम है, उसका डर है। तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी मैक्सिमम ट्रिक्स मैं आपको बता पाऊँ तो आपको याद रहे। पर लेकिन अगर मैं ट्रिक बता रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो वापस नहीं पढ़ोगे, उसको रिवाइज तो भी आपको करना पड़ेगा। बस वो थोड़ा ईजियर वे हो गया है लर्न करने के लिए कि ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, तो दूसरों से बेटर आपको लर्न होगा। पर लेकिन तो भी रिवाइज तो भी करना पड़ेगा, ठीक है। प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम, ये सब तरह से वॉलेटाइल चैप्टर्स है, तो उड़ जाएंगे बोलो, तो बार बार रिवाइज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वेश्चंस सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट इस वीडियो को थोड़ा स्पीड में देखना, डिपेंडिंग ऑन योर कैचअप स्पीड। आप 1.5 या 2x पे देख सकते हो तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम के साथ। प्लांट किंगडम एक किंगडम है, ऑब्वियसली नाम में ही लिखा है। तो वो किंगडम आया कहाँ से? R.H. विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ये ना R.H. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन 1969। दिस इज़ अ पोटेंशियल नीट क्वेश्चन, आप ऐसे याद रख सकते हो। यूजुअली हम लोग जो भी डेट्स ईयर लर्न करते हैं वो 1900s के आसपास होते हैं। 9 को उल्टा करो 6, 6 को उल्टा करो 9, तो ये R.H. विटेकर का ईयर है, ठीक है। 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था, कौन सा? ये तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक है ना, तो बोलो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, 5 हुए। अब डिफरेंट कंडीशन के बेसिस पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट किंगडम्स के अंदर प्लेस किया है। पहले क्या था? साइनोबैक्टीरिया था, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BGA, यानी ब्लू ग्रीन एल्गे। वो पहले एल्गे में था, पर उसको एल्गे में से निकाल दिया क्योंकि वो प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक को अप्रूव नहीं कर रहा था, तो अब वो इसमें आ गया। जैसे मैंने लिखा है, हैविंग सेल वॉल इज नाउ एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम प्लांट है, मतलब सिर्फ सेल वॉल होना इज नॉट अ ओनली कैरेक्टरिस्टिक कि वो प्लांट किंगडम में जा सके, और भी बहुत सारी चीज़ों को हमको कंसीडर करनी होती है। इसलिए फॉर एन एग्जाम्पल BGA को हमने प्लांटे से या एल्गे से हमने निकाल दिया। कमिंग ऑन टू द प्लांटे, प्लांटे में जो भी हम लोग फाइलम्स करेंगे, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 5 फाइलम है, और ये पाँचों के 5 को हम लोगों को डिटेल में कंप्लीट करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। एल्गे को हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करेंगे क्योंकि वो बहुत प्रिमिटिव है। अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ कि जो मैंने सीरीज़ में लिखा है, ये सीरीज़ मैंने कुछ भी नहीं फॉलो किया है। एल्गे इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव, और फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, और फिर लास्ट में आए एंजियोस्पर्म। तो ये सीरीज़ ऑफ इवोल्यूशन में मैंने लिखा है, जैसे कि हम लोग एनिमेलिया में भी करते थे, पहले पॉरीफेरा फिर सीलेंट्रेटा, तो वैसे ही एल्गे फिर ब्रायोफाइट्स, वो उसी सीरीज़ में इवॉल्व हुए हैं।
तो एल्गे सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स होने वाले हैं और एंजियोस्पर्म थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होने वाले हैं। एंजियोस्पर्म आपने क्लास 12 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने किया होगा, वही ऑलमोस्ट सिमिलर इसमें भी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एल्गे तो मतलब सबसे ईजी, यूजुअली बड़ा एल्गे है, सब लोगों को थोड़ा टफ भी लगता है पर सबसे ईजी है। मैं आपको एक टेबल बताऊंगी, सिर्फ वही लर्न करना, पूरा का पूरा एल्गे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब चलो ये सब हुआ, फिर अभी हम लोग चालू करते हैं क्लासिफिकेशन कि प्लांटे के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो किस बेसिस पे रखे गए हैं, वो चालू करते हैं। प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन 3 तरह की होगी, एक आर्टिफिशियल, एक नेचुरल, एक फाइलोजेनिक। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब क्या, अगर आप किसी के पास जा रहे हो दोस्ती करने और आप उसके सिर्फ बाहरी अपीयरेंस को देख रहे हो तो आप आर्टिफिशियली उसको सिलेक्शन कर रहे हो एज अ फ्रेंड। अगर आप उसका बाहरी दिखावा प्लस वो अंदर से कैसा है, काइंड है कि नहीं, उस मतलब ऐसे नेचर अच्छा है कि नहीं, वो अगर आप ये सब देखोगे तो वो आपका नेचुरल है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि अच्छी बात है। अगर आप फाइलोजेनिक देखोगे, फाइलोजेनिक यानी कि इवोल्यूशन, मतलब हम इंसान हैं, हम एक ही जैसे तो नहीं रहेंगे पूरी ज़िंदगी, वी कीप ऑन चेंजिंग एज द टाइम प्रोग्रेस। हम छोटे थे तो अलग थे, बड़े हो गए तो अलग है, और बड़े होंगे तो और भी अलग हो जाएंगे, हमारा नेचर चेंज होता रहता है। तो अगर आप तीनों चीज़ को इम्पोर्टेंस में लेते हो, मॉर्फोलॉजी यानी बाहरी दिखावा, अंदर से हम कैसे हैं वो, और हमारा इवोल्यूशन, तो दैट इज़ फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। समझे? अब एज अ प्लांट किंगडम हम देखते हैं, इंसानों तो देख लिया कैसे हम लोगों को फ्रेंड सिलेक्ट करना है, अब प्लांट में देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक चीज़ तो इसमें दी है एरिस्टोटल और लीनियस, वो आप कैसे याद रखोगे, आर्टिफिशियल का पहला लेटर ए और आखिरी लेटर है एल, एरिस्टोटल का पहला लेटर ए है और लीनियस का पहला लेटर है एल। तो इससे आपको याद रहेगा कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय एरिस्टोटल एंड लीनियस। इट इज बेस्ड ऑन वन कैरेक्टरिस्टिक ओनली। कौन सी वन कैरेक्टरिस्टिक? मॉर्फोलॉजी। सिर्फ बाहरी अपीयरेंस के, कोई भी ऑर्गेनिज्म के बाहरी अपीयरेंस के हिसाब से उसको अलग अलग क्लासिफिकेशन में डाल दिया था। लेकिन इसकी तकलीफ है, दिखने में कैसे भी हो, अंदर से तो कुछ भी हो सकते हैं ना, तो इसीलिए वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स को सिमिलर इंपॉर्टेंस दी थी, उनका कुछ डिफरेंस नहीं किया गया था, विच इज़ द ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजी तो हमने कंसीडर की, नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे अंदर के कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इंटरनल फीचर्स। एक्सटर्नल तो है ही, इंटरनल फीचर्स भी कंसीडर करेंगे। इंटरनल फीचर्स में क्या होता है? एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर डीएनए। अब क्योंकि आप लोग अभी नीट की एग्ज़ाम देने वाले हो तो आई एस यू आपने ऐसी वाली वीडियोस यूट्यूब पे तो देखना शुरू कर दिया होगा, माय फर्स्ट डे एट माय कॉलेज, फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम, या जो भी क्लासेस कॉलेज, मेरे कॉलेज में ये सब होता है, पढ़ने में ये सब होता है, डे आफ्टर कॉलेज, जो भी, मतलब ऐसे सब वीडियोस आपने देखी होगी। नहीं देखी है तो भी मैं आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट्स है ये फर्स्ट ईयर के होते हैं एमबीबीएस के। एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी भी फर्स्ट ईयर में आता है और मॉलिक्यूलर डीएनए यानी जेनेटिक्स भी फर्स्ट ईयर में आता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, खाली ये अंदर के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो आएंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन में, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तीसरा आया फाइलोजेनिक। फाइलोजेनी यानी इवोल्यूशन। अब क्योंकि हम इसमें सारी चीज़ें अच्छे से कंसीडर कर रहे हैं इसलिए दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर्स। टेक्सा यानी लिविंग वर्ल्ड में हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अगर हम लोगों की दो ऑर्गेनिज्म है, दोनों सिमिलर जीनस के हैं मान लो, तो उनके एंसेस्टर सेम होंगे। अगर जैसे मैं और आप, हम दोनों होमोसेपियंस है तो हम सबके एंसेस्टर्स सेम है, लेकिन अगर मैं और एक बर्ड को कंपेयर करो तो हम दोनों के एंसेस्टर्स अलग अलग हैं। तो उस हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि मैं और वो अलग अलग ग्रुप में रहना चाहिए, मैं और आप सेम ग्रुप में रहना चाहिए। तो वही लिखा है कि जो सेम टेक्सा में बिलोंग करेंगे उनके एंसेस्टर्स सेम होंगे। तो इस चीज़ को कंसीडर किसने किया? फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन ने कंसीडर किया। ठीक है, अब 3 हम टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे, न्यूमेरिक, साइटो और कीमोटेक्सोनॉमी। न्यूमेरिक क्योंकि नाम में नंबर आ रहा है तो कहीं ना कहीं नंबर होगा। नंबर सबसे पहला क्या होता है? 0 1। 0 1 इज़ द स्टार्टिंग नंबर, फिर जो तुम लोग इनफाइनाइट तक जाओ। हम माइनस को अभी कंसीडर नहीं कर रहे, अपना दिमाग मत लगाना छोटा सा इधर। ठीक है, 0 1 को हम कंसीडर कर रहे हैं।
तो 0-1 इज़ द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, बाइनरी लैंग्वेज, हमें इतना पता है, हमने बचपन में पढ़ा था, है ना, हमारा बड़ा दिमाग है, छोटा नहीं है, तो मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी। 0-1 इज़ द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, इसलिए न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम क्या यूज़ करेंगे, कंप्यूटर को यूज़ करेंगे। कहाँ गया, ये रहा, पहली लाइन है, कंप्यूटर्स यूज़ करेंगे। कैसे, जो भी कैरेक्टर्स है कुछ भी ऑर्गेनिज्म के, उन सबको कोई भी नंबर असाइन कर दिया जाएगा या उसका कोई कोड असाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर को नहीं समझ में आता है उसके पास सेल वॉल है कि नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा कि नहीं करेगा, वो सब उसको समझ में नहीं आता। उसको नंबर्स और कोड्स, ये दो चीज़ समझ में आती है, तो हमने हर कैरेक्टर को नंबर या कोड दे दिया। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि सब कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे पाए हम लोग, प्लस क्योंकि ये काम कंप्यूटर कर रहा है तो हम लोग बहुत सारे कैरेक्टर्स, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स एक साथ हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैन्युअली मुश्किल होगा पर कंप्यूटर फट से ऐसे कर देगा। तो हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद आता है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटो का मतलब होता है सेल, तो ऐसी कौन सी टेक्सोनॉमी है जिसमें सेल की चीज़ें कंसिडर हुई जा सकती है, दैट इज साइटोटेक्सोनॉमी। सेल की चीज़ें मतलब क्या, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का नंबर, ये सब चीज़ें कंसिडर हो सकते हैं। सेल कैसा बिहेव करे, तो सेल के बारे में जो भी आपको जानना है वो साइटोटेक्सोनॉमी। दूसरा है कीमोटेक्सोनॉमी। कीमो और साइटो में कंफ्यूज मत होना, नाम में ही मतलब लिखा है, साइटो यानी सेल, कीमो यानी केमिकल। तो प्लांट के अंदर, प्लांट के ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो आएगा, हम लोग कीमोटेक्सोनॉमी में कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हमारी ख़त्म हुई। अब हम स्टार्ट करेंगे पहली फाइलम से, एल्गे। बहुत ईजी है, शांति से करेंगे, हो जाएगा। एल्गे की अगर हम लोग बात करें, सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है एल्गे। ठीक है, क्या लिखा है इधर, सिंपल ऑर्गेनिज्म। अब एल्गे इज पार्ट ऑफ किंगडम प्लांटे। तो ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, वो प्लांट है तो वो खुद खाना बनाएगा, ऑटोट्रॉफिक। दूसरा, खुद खाना कैसे बनाएगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस की किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट हो तो होता है, तो क्लोरोफिल बियरिंग और ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, अब एक आप बात याद रखना कि एल्गे जो है, अब इन जनरल भी कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले पानी में आएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके वो लैंड पे जाएगा। पहला ऑर्गेनिज्म हमारा प्लांट का था मतलब है एल्गी, तो वो किस में आएगा, पानी में आएगा। धीरे धीरे करके दूसरे जो आगे हम लोग जाएंगे, इवोल्यूशन, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, वो धीरे धीरे लैंड पे आने लगेंगे। पर ओनली वाटर में कौन रहने वाला है, एल्गे। एल्गे ए, एक्वेटिक वाटर ए, मतलब एक्वेटिक ए। फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, मराइन में भी रह सकता है, उसको बस कहीं पर भी थोड़ा सा भी पानी दिख जाए ग्रो हो जाएगा। जैसे कि वो स्लॉथ के ऊपर थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिलता है तो वो वहाँ पर ग्रो कर देता है। स्लॉथ इज एन एनिमल। ठीक है, इसके अलावा वो फंगाई के साथ रह सकता है। वो क्यों फंगाई के साथ रहता है कि वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। फंगाई के पास कैरेक्टरिस्टिक है कि वो नीचे से जितने भी मिनरल्स हैं जो खाने के लिए, बनाने के लिए चाहिए, वो ऐसे ले सकता है। लेकिन एल्गे के पास कैरेक्टरिस्टिक है कि वो खुद खाना बना सकता है। तो फंगाई खाना लाएगा, एल्गे खाना बनाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और दोनों साथ में मिल के काम करेंगे। वो एक काम करेगा, ये एक काम करेगा, तो दोनों मिला के काम ईजी हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन, जो साथ में रहते हैं। कहाँ गया, हीरा। एक मैंने इधर लिखा है थैलॉइड। थैलॉइड होता है, थैलॉइड काइंड ऑफ बॉडी होती है एल्गे की। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल अगर आप कोई भी प्लांट देखो तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। हम लोग साइंस में पढ़ते थे ना बचपन में, जब छोटे बच्चे थे। प्लांट के अंदर क्या होता है, लीव्स होती है, स्टेम्स होता है, रूट होता है। पर लेकिन एल्गे के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती है। इसका मतलब वो ऐसी प्लांट बॉडी है विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। अभी वो उस जो भी बॉडी है उसका रूट, स्टेम, लीफ नहीं बना है, वो ऐसी अकेली बॉडी है। आगे जाके जब उस बॉडी का रूट, स्टेम और लीफ बनेगा तब हम लोग उसको फर्दर डेवलप्ड बोलेंगे। पर इधर कुछ भी नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं थैलॉइड, जिसमें जो प्लांट बॉडी है दैट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है एल्गे की। अब एल्गे की साइज वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है, छोटे से लेके बड़े तक हो सकते हैं, मतलब बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े तक हो सकते हैं। प्लस उसका स्ट्रक्चर का वेरिएशन हो सकता है। तो सबसे पहला मतलब हम 3 साइज वेरिएशंस पढ़ेंगे, एक यूनिसेल्युलर, एक कॉलोनियल और एक फिलामेंटस। ठीक है, यूनिसेल्युलर
सेल मतलब एक सेल यानी सी। तो एक सी किस किस में आता है? कॉलेरा में एक सी आता है, क्लेमाइडोमोनास में एक सी आता है। ऐसे आप याद रखोगे यूनिसेल्युलर के एग्जाम्पल। दूसरा कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है कि वो कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं। कॉलोनी का मतलब जो हमारी कॉलोनी होती है, जैसे हम लोग कॉलोनी में अगर रह रहे तो वो कॉलोनियल। इसका डायग्राम दिया हुआ एनसीईआरटी में, देख लो। तो वो अगर कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं तो दैट इज कॉलोनियल। अब अगर कॉलोनी में घर है और आप उसमें रह रहे हो तो एक घर को दूसरे घर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक घर दूसरे घर से कैसे अलग होगा? दीवार से। दीवार को क्या बोलते हैं? वॉल। तो कॉलोनियल का एग्जाम्पल इज वॉल वॉक्स। ठीक है, या तो आप ऐसे याद रखो कि दीवार से दो घर को अलग करते हैं, या फिर अगर आपके पास दीवार की कमी हो तो आप उसको कार्डबोर्ड बॉक्स से भी ऐसे पार्टीशन कर सकते हो। तो वॉल और बॉक्स, तो वॉल बॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल साइज। इस तरीके से कॉलोनी में रहते हैं। नेक्स्ट फिलामेंटस। फिलामेंटस में आता है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। वो ऐसे दिखते हैं। अब इसके आप एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? जब हम लोग स्कूल में हम लोगों को कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट या जर्नल या प्रैक्टिकल बुक या कोई भी चीज़ की कंप्लीशन करने के लिए बोलते हैं। मान लो आज अगर आपको दी है डेट के 1 महीने के बाद की है, तो आप उसको करना कब से शुरू करोगे? आज से। किसी ने भी बोला ना आज से, तो देख लेना मेरा पूरा निमॉर्निंग बिगड़ जाएगा। हम एक रात पहले ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारी स्पाइरल बुक है। क्या है? स्पाइरल बुक, जो कि हमारी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट की बुक है। तो स्पाइरल बुक हम लोगों को क्या करनी है? हमको प्रोजेक्ट मिला इसलिए हमें इसको फिल करनी है। क्या करनी है? फिल करनी है। तो हम कब इसको फिल करेंगे प्रोजेक्ट को? एक रात पहले उल्लू की तरह जाग के कंप्लीट करेंगे। तो फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। ठीक है, एक रात पहले हम उल्लू की तरह जाग के स्पाइरल बुक को फिल करेंगे, हमारा स्कूल का प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम याद रखेंगे हमारे एग्जाम्पल्स वेरिएशन इन साइज के। इसके बाद आता है कि रिप्रोडक्शन। उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको इसके साथ मैच करते हुए पढ़ेंगे। तो उसके साथ शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं हमारे एल्गे भाई साहब। कौन कौन से? एक वेजिटेटिव, एक एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल। वेजिटेटिव की बात करें तो 2 टाइप होता है, एक बाइनरी फ्यूजन और एक फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फ्यूजन का क्या मतलब होता है कि एक सेल है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, बस बाइनरी फ्यूजन, सिंपल। तो वो होगा हमारा यूनिसेल्युलर एल्गी के अंदर होगा बाइनरी फ्यूजन। मल्टी सेल्युलर के अंदर होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट अगर टूट के बाहर आ जाए, वो पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, जो यूजुअली मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। ठीक है, वेजिटेटिव कंप्लीट, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट आता है हम एसेक्सुअल स्पोर्स पे। तो एसेक्सुअल स्पोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर इज जू स्पोर, जो कि बहुत कॉमनली फाइंड किया जा सकता है इन एल्गे। फ्लैजुलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। अगर फ्लैजुला होगी तो इसीलिए तो है फ्लैजुला कि वो मूव कर सके, तो वो मोटाइल होते हैं जू स्पोर्स। इसके अलावा अगर दूसरे स्पोर्स के अगर आपको नाम याद रखने हैं तो है ए काइनेट्स, ए प्लेनोस्पोर और हीमेटोस्पोर। अभी के लिए सिर्फ नाम इनफ है, डिटेल अभी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसको करने में मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जाम्पल है, इसमें हमको ट्रिक मिलेगी। देखो, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर करते हैं कि कैसे दिखते हैं। आइसोगैमस यानी सेम दिखने वाले गैमेट्स। उससे भी पहले आइसोगैमस और आइसोगैमेट्स में डिफरेंस यही है कि आइसोगैमस इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, आइसोगैमेट्स इज टाइप ऑफ गैमेट दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग आइसोगैमस। ठीक है, इसके अंदर जो होंगे वो ये नहीं होंगे। जो एसेक्सुअल है वो स्पोर्स है, जो सेक्सुअल है वो गैमेट्स है। इतना याद रखना। जैसे हम लोग ह्यूमंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो हमारे अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में भी गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स, ऊगैमेट्स। स्पोर्स की बात करें तो वो एसेक्सुअल में आ जाएगा, दैट इज जू स्पोर्स, ए प्लेनोस्पोर्स, हीमेटोस्पोर्स, ए काइनेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आइसोगैमेट्स यानी दोनों के दोनों गैमेट्स सिमिलर साइज के होंगे। आइसो यानी सेम। अब चांसेस ये है कि वो जो गैमेट्स है
वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आइसोगैमस है। एन आइसोगैमस यानी एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। डिफरेंस, एन आइसो मतलब आइसो नहीं है तो दोनों डिफरेंट होंगे, इसका मतलब। ऊगैमस, अब उससे हम हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेट करेंगे कि हमारे जैसा होता है। हमारे जैसा नहीं होता है, वैसे आपको ट्रिक के लिए बता रही हूँ हमारे जैसा होता है। हमारे में क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्शन में, ओवम, oocyte, oogoनियम, जैसे ऊ बहुत आता है, जैसे ओ बहुत आता है, तो वैसे ही ऊगैमस में हमारे जैसा होगा। अब हम में क्या होता है, मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। मेल फ्लैजिलेटेड होता है यानी मोटाइल होता है, फीमेल नॉन फ्लैजिलेटेड होती है। तो वैसा ही सेम इसमें होगा, मेल गैमेटिस छोटा, फ्लैजिलेटेड, फीमेल में बड़ा, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल्स, अगर आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड हो तो यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड हो तो स्पाइरोगायरा। ऊगैमस अगर फ्लैजिलेटेड, ऊगैमस का एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स फ्यूकस। और इसका मैं आपको बताती हूँ ये कैसे याद रखोगे। तो देखो, हम इसको इसके साथ कंबाइन करके याद रखेंगे तो हमको दोनों के एग्जाम्पल साथ में याद होंगे, क्योंकि इधर का मैं बता दूंगी, इधर का मैं बता दूंगी, तुम तो भी कंफ्यूज होगे। तो हम इसको है ना सब एग्जाम्पल्स को इंटरलिंक करके चलेंगे। ये मैं आगे जाके उसमें भी बताऊंगी जब मैं इंडिविजुअल एल्गे पढ़ाऊंगी। हाँ, हमें वो भी पढ़ना है। इंडिविजुअल एल्गे के एग्जाम्पल्स में पढ़ाऊंगी तो उसमें भी यहीं से ही आएंगे एग्जाम्पल्स। तो अगर पूरा एल्गे मैं आपको आगे पीछे के एग्जाम्पल से लिंक करके बताऊंगी ना तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। अगर मैं इसकी अलग ट्रिक बताऊंगी, इसकी अलग ट्रिक बताऊंगी, तो आप भूल जाओगे कि कौन सा सी कौन सा किस में था, कौन सा एस किस में था, सब बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो चालू करते हैं। आइसोगैमस, अब इसको हम लोग यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा का इस यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा के साथ ट्रिक में ही कंबाइन करते हैं। यूलोथ्रिक्स वॉज उल्लू, स्पाइरोगैरा वॉज स्पाइरल की बुक। हम हमारा प्रोजेक्ट अगर फिल कर रहे हैं तो कैसे फिल करते हैं। एक क्लास में अगर मान लो 10 बच्चे हैं तो एक जो टॉपर बच्चा है वो शुरू से ही अपनी सारी की सारी प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट करके रखेगा। बाकी के जो 9 बच्चे वो क्या करेंगे, उस टॉपर बच्चे का सेम टू सेम प्रोजेक्ट करेंगे कॉपी। तो अब 10 के 10 जो बच्चे हैं उनका प्रोजेक्ट कैसा हुआ, सेम टू सेम, जो कि किस में होता है, आइसोगैमेट्स। सेम गैमेट्स होते हैं, हम सबके प्रोजेक्ट सेम है और गैमेट्स भी सेम है। तो आइसोगैमस इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और प्रोजेक्ट के एग्जांपल्स वर यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा, उल्लू की तरह स्पाइरल बुक कंप्लीट करेंगे, फिल करेंगे, तो इसके एग्जांपल्स भी होंगे यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा। अब अगर आपको ये याद रखना है कि कौन सा फ्लैजिलेटेड है कौन सा नॉन फ्लैजिलेटेड है, तो उसके लिए देखो यूलोथ्रिक्स में आता है एल, तो एल इज फ्लैजिलेटेड, मतलब एक एल आएगा तो उस एल को हम लोग इधर भी डाल देंगे। और स्पाइरोगैरा इज नॉन फ्लैजिलेटेड क्योंकि उसमें एल नहीं है, ठीक है। आइसोगैमस के एग्जाम्पल डन। ऊगैमस, ऊगैमस का एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स फ्यूकस। अब आप देखो ऊगैमस का सबसे पहला लेटर क्या है, ओ, और हमारी कॉलोनी कैसी दिख रही है, ओ जैसी, तो इसमें आएगा वॉल्वॉक्स। समझ रहे हो, ये कॉलोनी है हमारी और ये हमारा ऊगैमस का ओ है, जो दोनों सेम है, इसलिए वॉल्वॉक्स आएगा ऊगैमस के अंदर। इसके अलावा एक फ्यूकस एडिशनल है, तो आप उसको ऐसे याद रखो कि हम लोग अगर एक कॉलोनी में जाएंगे तो हम वहाँ पर फंस जाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। तो फ्यूकस, फंस गए हम उस कॉलोनी के अंदर। तो वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऊगैमेट्स या ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब एन आइसोगैमस मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका जो निमानिक है वो बहुत ही मज़ेदार है, एकदम इंटरेस्टिंग है। एन आइसोगैमस